एग्जाम जो थ्योरी का होगा उसके 24 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स आपके क्विज और असाइनमेंट्स के हैं जो कि ऑफ एंड ऑन जो हैं आपके टीचर आपको दिया करेंगे, एंड द रेस्ट 34 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर द फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, एंड द 20 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और उसमें आउट ऑफ 20 जो 10 मार्क्स हैं वो एक सेशनल परफॉर्मेंस पे होगी थ्रू आउट योर सेमेस्टर, वो आपको मार्क्स एलोकेट होंगे, और 10 मार्क्स जो होंगे वो आखिर में प्रैक्टिकल के आपके लिए होंगे। अब बेटे मैं ये फॉरम ओपन करता हूँ, आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। तो बारी बारी आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटे। जी बेटे, कोई आवाज नहीं आ रही। सर हमारे साथ कोर्स कंटेंट वगैरह शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वो मैंने बताया ना बेटे कि वो चूंकि उन्होंने पढ़ाना है स्टार्ट का, तो वो आपके साथ कोर्स कंटेंट शेयर कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली जो है ना वो 3 सिस्टम्स हैं ज्यादा इसमें। एक तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजी होंगे जिसमें होम्योस्टेसिस के वर्ड आएंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट होगी, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें सेल्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, सेल्स की टाइप के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ सारा। इसके बाद हम आ जाएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जिसमें आपके पास हार्ट के बारे में बताया जाएगा, और फिर उसके बारे में ये आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, ब्लड फ्लो कैसे करता है, हार्ट बीट कैसे होती है, ईसीजी कैसे बनाते हैं, मतलब ईसीजी का क्या काम है, भी सारे आपको उसमें बताया जाएगा। फिर एक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमें बताया जाएगा कि रेस्पिरेशन क्या होती है, कैसे कंट्रोल होती है, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कि आजकल कोरोना का प्रॉब्लम है, तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट होगा। और आखिरी यूनिट जो होगा वो हमारे पास होगा रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में हम आप डिस्कस करेंगे वही किडनी के बारे में, और साथ ही एसिड बेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 3 बेसिकली सिस्टम है जो कि हम इसमें से जो पढ़ेंगे हम। जी बेटे, एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं बेटे, चलें फिर आज का थोड़ा सा हम इनिशियली डिस्कस करें कुछ। यस सर। यस सर। चले मेरा यस बेटा, सर। सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन आप खोल लूं तो फिर हम बात करते हैं बेटे। मैं पीपीटी खोल लूं, वैसे तो पीपीटी खुली है, आई डोंट नो कि आ क्यों नहीं रही। विंडो जी, हैरत है, पीपीटी मेरे पास इधर आ नहीं रही। चले अब खोलूं, अब आ गई। जी बेटे, अब आपको कोई पीपीटी नजर आई है? नो सर। आ गई? यस सर। यस सर। चले, अच्छा कोई स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे ना मेरे जिम्मे होगा, मैं कोशिश करूंगा कि इन 3 लेक्चर्स में मैं आपको कुछ ब्लड के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। ये तो ये लर्निंग आउटकम है जो हमारे, कि आज जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ब्लड होता क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और उसके फंक्शंस क्या हैं। ये बेसिकली आज हमने पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे
कि इस टाइटल के बारे में कि व्हाट इज द ब्लड, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, किसी को इसके बारे में कुछ पता हो? जी, Yes, sir. कोई भी। Blood is composed of white blood cell, red blood cell, and platelets. शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेंगे और कोई चीजें इसके बारे में पता हो, ब्लड के बारे में? Yes, sir. Blood has two basic components, two basic classifications: blood plasma and blood cells. शाबाश, बिल्कुल 45% blood plasma and rest of the cells. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बेटे, थैंक यू। और कोई बताना चाहे? सर ब्लड जो सा होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है शाबाश। और वेस्ट मटेरियल्स रिमूव करने में हेल्प करता है बॉडी की। चल, तो इसका मतलब आपने दो फंक्शन बता दिए, एक इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन और दूसरा आपने कहा कि इट हेल्प्स इन दी एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, राइट। और कोई फंक्शन आता हो किसी को? जी बेटे, कोई? सर फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। शाबाश। इट आल्सो टेम्परेचर मेंटेन करता है। शाबाश। इट आल्सो, आयशा ने सही कहा, इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर। आपने डॉग को देखा होगा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन करता है किडनी से ताकि वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स निकल जाएं। जी मश, शाबाश। सर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि ये इसका एनाटॉमी क्या है, कि इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट वेरियस, लेकिन ये बड़ा स्पेशल किस्म का कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स स्पेशली। ठीक हो गया। सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है ब्लड। द बेस्ट, हाँ जी, ये हम भूल गए थे एक और फंक्शन। यानी हमने पहला फंक्शन बताया था कि इट इज बेसिकली ए कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड इन नेचर विच कनेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स, and second is it also provide vehicles or the medium for the transportation of various chemicals, hormones, substances, enzymes, etc., metabolites in the body। बिल्कुल। फिर हमने कहा it is also regulate the blood temperature, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ठीक है। फिर हमने अभी बात की थी कि इट आल्सो एक्ट एज ए कैरियर फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट। और कोई? एंड इट आल्सो ए रेस्पिरेटरी फंक्शन। सर ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 4 मंथ्स है। 120 डेज हो गया, तो 3 मंथ हो गया फिर। शाबाश, ठीक हो गया। 120 डेज है लाइफ स्पैन। नो सर 4 मंथ। 4 मंथ है? यस सर। 34 अच्छा, या ये 120। अच्छा 4 मंथ, हाँ 4 3 12, ठीक हो गया। 4 मंथ हो गया जी। 4 मंथ 120 डेज ही बनते हैं। अच्छा, मैं ना वो 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ना आपको, शाबाश, ऐसा करते हैं, बैक टू द फ्यूचर किसने मूवी देखी हुई है? हाँ जी, आप में बैक टू द फ्यूचर। नो सर, हमने नहीं, तो डोरेमोन कौन देखता है? सर मैं। देखते हैं, चलिए। अच्छा जी, आपको हमने ना एक मशीन दे दी है, वो है टाइम मशीन। होती है ना डोरेमोन के पास टाइम मशीन? यस सर। यस सर। चलें जी, आपकी पूरी क्लास डोरेमोन की मशीन पे बैठा के मैं आपको 1000 साल पीछे ले गया। अब आप 1000 साल पीछे चले गए हुए हैं, और अब आप मुझे बताएंगे इस 1000 साल में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ब्लड, तो आप क्या कहेंगे? सर तब किसी को इंग्लिश ही नहीं आती। हाँ, अब सोचिए ना, आप पीछे चले गए हैं, तो क्या था बैक ऑफ फ्यूचर में? मतलब उस वक्त ब्लड को क्या समझते होंगे? एरिस्टोटल से लेकर, गैलन से लेकर, और बहुत सारे अपने लोग थे, वो ब्लड को क्या समझते होंगे?
इवन रोमन्स क्या समझते होंगे? सर लिक्विड समझते सर होंगे जो एक बॉडी में सिर्फ फ्लो मादा ही करता है बस। समझते होंगे। और देखिए ना, किसी ने कहा ठीक है ब्लड, तो नाम उन्होंने कहा कि ये लिक्विड है, कईयों के कहते होंगे हो सकता है कि ये जिंदगी का एक सिंबल हो, इट्स ए लाइफ, सर्कुलेटिंग लाइफ। पता तो कुछ भी नहीं था हमें। यस सर। हाँ जी। मे भी सर ये भी कहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सर फट जाता हो और खून निकलता हो, कहते होंगे ये मरने वाला है। हाँ, ये मरने वाला, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि खून का ना, उन्होंने कहा कि जब खून कम हो जाए तो मरने वाला। अच्छा, मतलब फिर ब्लड को लाइफ, हाँ जी, हाँ जी, सर मतलब कि वो ब्लड को लाइफ से रिलेट कर रहे होते थे कि ब्लड और लाइफ है, अगर खून है हाँ तो ब्लड। इंसान के जिस्म में। ठीक, शाबाश। तो देखें बेटे, आपने जितनी सारी मुझे एग्जाम्पलें बताई हैं, ब्लड के फंक्शन बताए, ब्लड की कंपोजिशन बताई, तो हमारे लिए ये कितनी आम सी बात है। तो 1000 साल पहले देखें तो किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, सिवाय ये कि ये एक रेड कलर का और ये लाइफ है, रेड कलर की लाइफ। अच्छा, 100 साल भी अगर आप पहले पीछे चले जाएं, 150 साल भी पीछे चले जाएं, तो उस वक्त भी हमारे लिए, जैसे विलियम हार्वे, अगर आपने कभी नाम सुना हो, उसने कहा कि ब्लड जो है वो एक नालियों में मूव करता है। तो नालियों में मूव करता है, तो उस वक्त से 1800 से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी को हजामा के बारे में पता है? व्हाट इज हजामा? यस सर। क्या होता है? सर इट्स अ कपिंग थेरेपी यूज्ड टू प्योरीफाई ब्लड। हाँ, वर्ड आपने बड़ा अच्छा लगा, प्योरीफाई। जी बेटे, आप लोगों को पता है कि ये क्या हजामा होता है? और लोगों को? हेलो? सर इसमें और मतलब कमर के अंदर से ये हाँ। स्पेसिफिक स्पॉट से सारा ब्लड निकालते हैं जो ओहो, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो फिर तो बेटे हमने तो ये कह दिया, वो जो 1000 साल पहले हमारी थिंकिंग थी कि ब्लड इज लाइफ, तो हम लाइफ ही निकालना शुरू कर दिया। सर अब आप देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो तो लाइफ नहीं होगी ना, जो कि इम्प्योरिफाइड है, उसको निकाल के बाकी प्योरिफाइड ब्लड बॉडी में रहेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो था बड़ी इंटरेस्टिंगली है कि जिसने एडम्बरा यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, सारा कुछ था, वो गैलन था शायद उसका नाम, प्रोफेसर के सर गैलन। ये उसके कॉन्सेप्ट अभी 100 साल पहले तक चल रहा था कि ये ब्लड प्योरीफाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारी अपनी एक इख्तरा है ना, कि उसमें ऑक्सीजन कम है, फिर भी 75% उसमें ऑक्सीजन होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये कहाँ से आया होगा कि ये प्योरीफाइड ब्लड है, ये नॉट प्योरीफाइड ब्लड है? तो इसका मतलब उन्होंने रूह को भी एक बैड रूह कह दिया, एक गुड रूह कह दिया। यही कह देंगे जैसे गुड ब्लड, बैड ब्लड। और कोई इसके बारे में कोई बताए? ये आपने देखा होगा कि कुछ लोग फिर कपिंग के अलावा ये क्या कहते हैं, वो लीच कहते हैं क्या, उसे सक करवाते हैं ब्लड को। यस सर। यस तो सर। क्या कहते हैं उसकी, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? जोंक सर। जोंक, बिल्कुल। कहते नहीं है आमतौर पे कि ये जोंक की तरह हमें चिमट गई है, वो भी ब्लड सक करता है। तो फिर ये प्योर ब्लड एंड बैड ब्लड क्या हो गया? कोई कॉन्सेप्ट? सर जिसमें नॉर्मल प्योर सेल्स तो होंगे वो वो शायद प्योर ब्लड हो, हाँ, और जिसमें कैंसरस सेल्स हों तो उसे शायद बैड ब्लड कहते हैं। हाँ, सही है, सही। सर अच्छा, ये जिसमें टॉक्सिक ज़्यादा होता है वो। तो अगर तो टॉक्सिक हो गया, तो हमें कैसे, लीच को या किसी को पता चलेगा कि ये टॉक्सिक ब्लड है, ये नॉन टॉक्सिक ब्लड है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गुड ब्लड होगा,
हाँ सर शायद इसकी कलरेशन अच्छा, आप में से किसी ने कभी ब्लड दिया, डोनेट किया? नो सर। नो सर। कभी भी नहीं दिया। अच्छा, किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया हो कभी कोई? जी सर। यस सर, करवाया हुआ है। करवा, वो बैड ब्लड लेते हैं, गुड ब्लड लेते हैं? गुड ब्लड से। गुड ब्लड। सर हमें इतना पता है वो ब्लड लेते हैं। हाँ सही बात। अच्छा, ये मैं इसलिए ब्लड ही होता है गुड और बैड का। ब्लड ब्लड ही होता है वाकई, वो बैड और ब्लड। अब ये देखें, डोरेमोन आपको 1000 साल पुराना लेके गया है और अभी तक हम इसी चक्रों में पड़े हैं, गुड ब्लड बैड ब्लड। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट आया ना गुड ब्लड बैड ब्लड का, या ये जो ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट आया, ये आया मेंस्ट्रुएशन ब्लड से। उस वक्त उन्होंने सोचा, देखे ना, 1000 साल पुराना चले जाए, 500 साल पुराना चले जाए, तो वो कह रहे थे कि ये मेंस्ट्रुएशन ब्लड एक नेचर का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से जो बैड थिंग्स हैं वो ब्लड के जरिए बाहर आना शुरू हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट फिर शायद साइंटिस्ट ने कहा कि ये हो सकता है कि हम कुछ डिजीजेस में बैड ब्लड हो और बैड ब्लड हम खत्म करते चले। तो यही कॉन्सेप्ट लेके 2-2 साल पहले तक इंसानों को कुछ बीमारी हो जाए तो उसको ब्लीडिंग कराना शुरू कर देते थे कि जी उस, अभी भी आप कुछ किताबें देखें तो उन किताबों में जो फ्लेबॉटमी कहते हैं इनको, या ब्लीडिंग, लेट ब्लीडिंग कहते हैं, कि उसको कहा जाता था कि ये इसको ब्लीड कराते चले जाएं तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब अब आजकल ये इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इसी कॉन्सेप्ट पे हम ब्लीडिंग करा देते हैं, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका हुआ है कि ये गुड ब्लड है बैड ब्लड है, ब्लड इज ब्लड। ठीक हो गया बेटे? यस सर। हेलो। तो बेटे अब डोरेमोन को कहें हमें 2020 में वापस ले आए, 2021 में। जी सर। जी सर। तो चलें फिर, वो कौन सा बटन दबाते हैं फिर जो डोरेमोन देखता है? एनीवेयर डोर से आ जाएंगे वापस। अच्छा चले, ले जी, हम नो बैक टू द फ्यूचर के बाद हम नए आ गए हैं, एंड दैट इज द ब्लड। ये उसमें से कुछ चीजें दी हैं, यही चीजें जो आपने हमें मुझे बताई हैं कि ठीक है ब्लड होता क्या है, अभी आपने मुझे बताया है। हेमाटोक्रिट क्या है, 2 पार्ट होते हैं उसके, अभी आपने मुझे बता दिया। ठीक हो गया कि ऊपर वाला प्लाज्मा होता है, नीचे वाला जो सेलुलर पोर्शन है जिसको हेमाटोक्रिट भी कहते हैं। हेमाटोक्रिट में हीम से है ना, इसमें सेलुलर पोर्शन होता है। अगर आप देखें कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इज एक्चुअली अ फ्लूइड, नॉन लिविंग फ्लूइड, जिसमें सारे के सारे मेटाबोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डिसॉल्व होते हैं। अगर हम ओवरऑल को देखें तो हमें पता चलता है कि प्लाज्मा जो कि 50 to 60 पर, उसका 91% तो सिर्फ पानी पानी है और बाकी 9% उसमें सॉलिड है। उन सॉलिड में सारे एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स और उसके अलावा सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें शामिल होते हैं। जो हेमाटोक्रिट वैल्यू है वो जो है उसमें 3 किस्म के सेल्स हैं, आपको पता ही है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ये दोनों मिला के 40 to 45% तक इनका शेयर बनता है। जी बेटे, ये वही चीज है ना जो हम अभी बात कर रहे थे? जी सर। अच्छा, ये भी वही बात है कि मैंने जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल करके बता दिया है। अब इसमें जो हमारे पास तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये वाली होती हैं। शाबाश, हाँ। ये जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स, बिल्कुल प्रोटीन्स होती हैं 3 मुख्तलिफ किस्म की, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है और हर एक का डिफरेंट फंक्शन है। तो हम थोड़ा सा देख लें कि इन प्लाज्मा प्रोटीन बनती कहाँ है, जनरल जनरल सा, और इनके फंक्शंस क्या है। लिवर में बनती हैं और शाबाश, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके प्लाज्मा तक आती है बिल्कुल शायद।
बिल्कुल. So it is mostly synthesized by the liver, and then it is poured into the blood, and then it is transported into the blood. बेटे कोई और बताना पसंद करे आप में से? What is plasma proteins? सर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती हैं ब्लड का। शाबाश. This is the one of the most important function कि ये कोलाइडल ऑनकोटिक प्रेशर COP कोलाइडल ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती हैं, और ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो वेसल्स में सर्कुलेट करता है या वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये कोलाइडल ऑनकोटिक प्रेशर ना हो, यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स ना हो, तो सारा पानी ब्लड वेसल से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में चला जाएगा और फूलना शुरू हो जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटे? याद हो किसी को? एडीमा होना शुरू हो जाएगा। चाहिए हम बड़े इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इनिशियली अभी इतना ही पढ़ लेते हैं। और कोई बताना पसंद करेगा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में? इम्यून सिस्टम में फंक्शन होता है। शाबाश। एक और किस्म की इम्यून है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन उसका नाम दिया है। बेसिकली ग्लोबुलिन नेचर होते हैं, वो एंटीबॉडीज होती हैं, और एंटीबॉडीज मींस इम्यूनिटी में काम करती है। एक अभी बेटे आपने मुझे बताया इट आल्सो हेल्प्स इन दी ब्लड क्लॉटिंग, और वो जो ब्लड क्लॉटिंग वाले है उसमें फिब्रिनोजेंस एक वन ऑफ द प्लाज्मा। चलें अब हम ऐसा करते हैं, जरा डिटेल थोड़ी सी चेक कर लेते हैं कि वो कौन सी है और क्या काम करती है और इसका काम क्या है। राइट, ये आपने ये सेकंड स्लाइड पे रखी हुई है कि हमारी स्क्रीन पे? जी बेटे आवाज सही नहीं आई। सर ये जो स्लाइड है आपने सेकंड स्लाइड ओपन की हुई है कि हमारी स्क्रीन पे खुल पड़ी है? नहीं, मैंने तो अब प्लाज्मा प्रोटीन्स लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है? नो सर, हम सेकंड स्लाइड नजर आ रहा है। अच्छा, आप बताएं, आप नजर आया? अरे नजर। अच्छा अच्छा, चलें अब ये देखें प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 अल्ब्यूमिन जो कि मेजर पार्ट है, सेकंड वन इज ए ग्लोबुलिन, एंड थर्ड वन इज ना फिब्रिनोजिन। जो मोस्टली जो पार्ट है वो अल्ब्यूमिन है, द मोस्ट अबंडेंट पार्ट। और अभी आपने बताया कि दिस इज द पार्ट विच हेल्प्स इन द कोलाइडल ऑनकोटिक प्रेशर, और वो प्रेशर जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। इसके अलावा ये कैरियर प्रोटीन्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के बाइल सॉल्ट्स और ड्रग मेटाबोलाइट्स को ब्लड के अंदर कैरी या ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती हैं। सेकंड इज कॉल्ड, और ये बनाता कौन है? ये बनाता है बेटे बिल्कुल लिवर बनाता है। जी बेटे समझ लग गई? यस सर। सेकंड इज द ग्लोबुलिन। 3 किस्म की, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। इनके फंक्शन आपको बताए हैं कि बेसिकली ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है ये ट्रांसपोर्टर है, लेकिन कुछ ग्लोबुलिन ऐसी भी हैं जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं इसमें, वो ग्लोबुलिन इन नेचर होते हैं। और ये अल्फा और बीटा सारे की सारी जो हैं ये कौन बना रहा है? ये लिवर बना रहा है, लिवर। ये लिख देते हैं अभी बेटे। अब आपको नजर आ रहा है ना क्या है? यस सर। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये लिवर, इसका मतलब है कि ये लिवर बना रहा है। एक्सेप्ट गैमा ग्लोबुलिन। और ये कौन बनाता है? कौन बताएगा मेरा बेटा? सर ये वो प्लाज्मा बीटा सेल्स। शाबाश शाबाश। बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स। ये बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल्स इसको कहते हैं, और वो ये बनाते हैं। एंड द थर्ड वन इज द फिब्रिनोजिन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन ये बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ये
अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? सर प्लाज्मा में फिब्रिनोजेंस प्रोटीन्स होती हैं और सीरम में नहीं होती। शाबाश। और कोई बताना पसंद करेगा बेटे? ब्लड प्लाज्मा में से प्रोटीन्स निकालते हैं सीरम, और सीरम के साथ जब एंटीबॉडीज मिले तो एंटी शाबाश। सीरम। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि अगर प्लाज्मा में से सारी क्लॉटिंग प्रोटीन्स तो फिब्रिनोजिन भी है, और अभी हमने बात की है कि बीटा ग्लोबुलिन भी कुछ है, वो सारी की सारी अगर इसमें से निकाल दें तो फिर वो जो प्लाज्मा होगा उसको हम सीरम कहते हैं। सही बेटे? सर सीरम को हम कहाँ यूज करते हैं, मतलब कि बेटे इसमें अब सीरम में सब कुछ है। अगर आपने कोई भी चीज डिटरमिन करनी है तो प्लाज्मा का ये होता है कि प्लाज्मा फौरन क्लॉट होना शुरू हो जाता है ना सेल के साथ मिलके। तो हम क्या करते हैं कि हम ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको आधा घंटा रखते हैं ताकि वो क्लॉट हो जाए। क्लॉट होने के बाद जो ऊपर चीज आती है वो सीरम होती है, वो सीरम निकाल के हम उसमें से सारी टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आप ब्लड देने जाते हैं, तो अगर उस ब्लड में कोई मेटाबोलाइट्स को आपने डिटेक्ट करना है, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को डिटेक्ट करना है, किसी एंजाइम्स को डिटेक्ट करना है, किसी हार्मोन्स को डिटेक्ट करना है, तो फिर हम उसमें से प्लाज्मा यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्टोर कर दिया ना। और अगर आपने ब्लड सेल देखने हैं तो फिर फौरन आप उसकी हेमाटोक्रिट यूज करेंगे, और हेमाटोक्रिट में आप ब्लड यूज करेंगे। ये अब आप करेंगे इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल में। जी बेटे, अब आपको ये नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। चले, अब आप मुझे बताएं, ये जरा पढ़ें, कोई पढ़ेंगे बेटे पहला वाला रो? यस सर। जी फर्स्ट पढ़ें। वन इज एल्ब्यूमिन। मल्टीपल टाइप्स होती हैं इसकी, और इसका जो सोर्स है वो लीवर है, और इसका जो फंक्शन है वो मेजर कंट्रीब्यूटर टू सर सीओपी। क्लॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर भी आपने हमें बताया ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और ठीक है, क्या सब चांसेस? बिल्कुल क्लियर हो गया आपके, जो अभी हमने एल्ब्यूमिन पढ़ी। ये यस देखे ना, और एल्ब्यूमिन पढ़ी, कैरियर ऑफ प्रोटीन कौन से? बाइल साल्ट्स, बाइलिरुबिन और हार्मोन्स और पेनिसिलिन। ठीक। ग्लोबुलिन मल्टी टाइप्स, मल्टीपल टाइप्स हैं। लिवर एंड लिम्फाइड टिश्यूज हाँ सोर्स जी। है लिवर, इसका। और लिम्फाइड टिश्यू से क्या मुराद? यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं। अभी हमने बात की ना, अल्फा और बीटा जो होंगे वो लिवर बनाएगा, गामा जो होगा वो लिम्फाइड टिश्यू बनाएंगे। इसमें कौन कौन से इसके काम है? क्लोटिंग फैक्टर्स है, एंजाइम्स के तौर पर इसको हम यूज करते हैं। एंटीबॉडीज ये कैरियर। अब कौन सी एंटीबॉडीज हैं? ये गामा ग्लोबुलिन। बाकी अल्फा या बीटा जो हैं वो ये हैं। ठीक हो गया? और कैरियर सर भी हैं ये। जी जी। एंजाइम में कैसे फंक्शन है, मतलब कि हम तो शुरू से इसका क्लोटिंग फैक्टर में पढ़ते हैं या एंटीबॉडीज में पढ़ लेते हैं? हाँ, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम ही बेसिकली होते हैं। अभी जब हम इसी जगह पे आके क्लॉटिंग पढ़ेंगे ना बेटे, तो और सर क्लॉटिंग में आप, जी सर, प्रोटीन है तो प्रोटीन एंजाइम्स ही होते हैं, ठीक है सर, हाँ ओके। एंजाइम। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना आगे कि हाउ द क्लॉटिंग टेक्स प्लेस, तो फिर आपको बड़ा फौरन पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये हमने बीटा ग्लोबुलिन या अल्फा ग्लोबुलिन पढ़ी थी, तो ये एंजाइम्स कैसे बनते हैं। ठीक हो गया? आगे आ गया फिब्रिनोजिन। जी, कौन पढ़ेगा फिब्रिनोजिन? फिब्रिनोजन का सोर्स भी लिवर है, और ये फिब्रिन थ्रेड्स बनाता है, एसेंशियल हाँ ब्लड क्लोटिंग के लिए। हाँ, चले। तो ये हमने आज फंक्शंस का ये एक देख लिया। तो आप मुझे सर बताएं ये, जी एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। आप मुझे अगर पहला पूछेंगे तो क्या आपको पता चल गया कि व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड? आप बता सकते हैं मुझे अब? सर पता चल गया। हाँ, तो ये लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये है कि अब आप मुझे बताएं
इसमें से कौन से सवाल आपको आ सकते हैं? सर कंपोजिशन आ सकती है, फंक्शंस आ ठीक, सकते हैं। हाँ, पहला एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो दूंगा मैं कि व्हाट आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। दूसरा मैं दे सकता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। फिर एक मैं दे सकता हूं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, वो आप बता देंगे, 2 पार्ट होते हैं ये। फिर मैं दे सकता हूं व्हाट आर द इनलिस्ट द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के इसमें हमने 4 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया करूंगा, ठीक है बेटे? जी सर। ओके सर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन बेटे? आप ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा हमें। स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी उसके ऊपर ही। अच्छा जी, ले जी, एक और आगे पढ़ना है या बस? सर बस कर दें। सर बस बस कर टाइम दें। भी होने वाला है। नहीं, टाइम तो अभी बहुत पड़ा है, 13 मिनट पड़े हैं। हाँ जी, आपको क्वेश्चन कर ले। आपकी आवाज बेटे सही नहीं आ रही। सर ये हजामा फायदेमंद होता है कि नहीं? अच्छा जाहिद, ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको मजहब के नुक्ता नजर से ना देखें। कुछ डिजीज, इसको आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है वो इसको खत्म कर चुकी हुई है, लेकिन कुछ डिजीजेस में, ऐसी डिजीजेस में हम ब्लड जो होते हैं, यानी ब्लड फ्लेबोटमी या ब्लड निकाल देना पेशेंट से, वो फायदेमंद हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर देखें ना आप, अगर प्लाज्मा को जरा चेक करें, ये देखें कितने परसेंट अगर प्लाज्मा है और कितने परसेंट हमारे पास वो है, 50-60%, और सेलुलर पोर्शन कितने हैं, 45%। ठीक, फर्ज कीजिए कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसमें प्लाज्मा की लेवल कम हो जाता है और सेलुलर पोर्शन ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा फिर? सर इससे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ब्लड ब्लड थिक वेसल्स हो में जाएगा। फ्लो नहीं कर सकेगा। हाँ शाबाश, ब्लड वेसल्स में थिक हो जाएगा, इम्पेडिसिस हो जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, हार्ट को ज्यादा पंप करने के लिए फोर्स चाहिए होगी। तो ऐसी कंडीशन में बाज का हम क्या करते हैं कि उसमें से ब्लड थोड़ा सा निकाल देते हैं कि ताकि ब्लड वॉल्यूम कम कर दें, हार्ट के ऊपर प्रेशर कम हो जाए। या बाज का ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अगर 4% या 5 लीटर ब्लड है, 6 लीटर ब्लड हो गया, तो आपको पता ब्लड ज्यादा हो गया तो हार्ट पे ज्यादा काम करना शुरू किया। तो ये कहीं ये ना हो कि कैपिलरीज फटनी शुरू हो जाए, उस वक्त भी हम ब्लड थोड़ा सा निकाल देते हैं, लेकिन ये बड़े अब ओल्ड किस्म की हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जिन लोगों की ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वो बाज का तो उनके ना नक्सीर फूट जाती होती है, सुना है कभी? यस सर। यस सर। नाक में से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, वो इसलिए कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते इतना ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, वो ब्लीडिंग कर देते हैं। तो कुछ बाप पुराने जमाने में ये भी कहते थे कि जिनको ब्लड प्रेशर हो उनको ये करवा दें तो वो ठीक हो जाएंगे। सही हो गया, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बात पूछनी है बेटे। सर, ये तो आपने बताया ना कि जब ब्लड ज्यादा थिक हो जाता है तो वैसे नसीर फूट जाती है। सर हमारी सोसाइटी में जो कॉमन कंसेप्ट है गर्म चीजें खाने से, उसका क्या लिंक है इससे? नहीं बेटे, कोई लिंक नहीं है गर्म और ठंडी चीजों का, ये हमारे अपने ही कॉन्सेप्ट है। इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है, गलत सर है हम सब। ज्यादा खजूरे वगैरह इस तरह चीजें खाते हैं तो हो जाता है। नहीं बेटे, वो इसलिए कि उसमें एनर्जी ज्यादा है, उसमें कैलोरी ज्यादा है। जब भी कैलोरी ज्यादा आएंगी तो बर्न, अगर कैलोरी ज्यादा करेंगे, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके। हाँ, बाकी ये कोई नहीं कॉन्सेप्ट, ये चीज ठंडी है, ये गर्म है।
सर ये जी बेटे। सीरम का मैंने हमने शोज में देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं ये सीरम की स्किन से रिलेटेड अगर कोई शो हो तो उसमें सीरम इंजेक्शंस की बात की जा रही होती है, तो वो सीरम स्किन के लिए कैसे इफेक्टिव होता है? स्किन के लिए मैंने सुनी नहीं आपकी बात। सर वो अक्सर बालों के हम लिए लोग तो सीरम मैंने देखा है, सीरम उसको कहते हैं बालों के लिए। 350 से लेकर 3,500 रुपए तक का आता है। यस सर, इसी तरह हम लोग शोज में देख रहे होते हैं कि वो स्किन के लिए कहते हैं ये सीरम है, इसे स्किन पे लगाना चाहिए, बहुत इफेक्टिव है, तो वो वो सीरम स्किन पे बेसिकली ऑयल होता है, जहां तक मुझे पड़ता है, याद पड़ रहा है, वो ऑयल है। ऑयल का नाम उन्होंने सीरम एक जनरल सा बता दिया। ये टेक्निकल हमारा वाला सीरम नहीं है, नहीं तो हम बंदों को मार मार के उसका सीरम निकाल के मुंह पे लगाते रहे। जी सर, जानवरों वो को बस भी लगा उनकी सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम है बस। हाँ बस, जैसे हम जनरल सोल्यूशन का नाम दे दिया, तो वो सीरम मैंने जो एक देखा था अभी सीरम, तो उसके ऊपर क्या नाम था, एंड्रॉयड ऑयल, पता नहीं कुछ इस तरह का लिखा हुआ था शायद। मैं बहरहाल दोबारा चेक कर लूंगा कि वो सीरम का मतलब क्या है। यस सर। ठीक है जी। लेकिन ये वो वाला सीरम नहीं है। ये सीरम होता तो हम तो मुर्गी हलाल करते हुए उसका ब्लड लेके हम सीरम लेके ना मुंह पे लगा लेते, स्किन पे लगा लेते। चलें जी बेटे, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। ठीक है जी, चलें जी, एक्सक्यूज मी ओके सर। जी बेटे। सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। 76 रोल नंबर तक हमें हमें ईमेल्स नहीं मिली सर। 72, 73, 74, 75, 76 को भी ऐड कर लें। 76 तक मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक यू चल, सो मच। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।